हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 हिंदी से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन का मतलब होता है काम का बंटवारा करना। तो इस चैप्टर को लिखने वाले द वन एंड ओनली बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। चलिए बिना किसी देर के चैप्टर को शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। अब प्राचीन काल में यानी कि पुराने ज़माने में भारतीय समाज जो था उसको 4 वर्गों में बाँटा गया था। एक तो था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अब जो हर एक वर्ग थे उनके लिए कुछ निश्चित कार्य निर्धारित किए गए थे। जैसे कि ब्राह्मण का काम होता था कर्म कांड और वेद पुराण आदि का अध्ययन करना, यानी कि पूजा वगैरह कराना, वेद पुराण ये सब पढ़ना। क्षत्रिय का काम होता था देश की रक्षा करना। वैश्य वर्ग जो था उसका काम होता था व्यवसाय करना यानी बिजनेस वगैरह करना। और जो शूद्र वर्ग था उसका काम होता था साफ सफाई करना। तो उस समय के समाज में जातिवाद पूरी तरह से हावी था और सभी लोगों को अपनी जाति के हिसाब से ही निश्चित काम करने पड़ते थे। अब ब्राह्मण वर्ग को समाज में सबसे ऊंची जाति और शूद्र वर्ग को सबसे नीची जाति माना जाता था। अब सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ और पूरे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान में दलित और जो दूसरे निम्न वर्ग की जातियां थी उनके उत्थान के लिए यानी उनके विकास के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए, यानी कुछ विशेष छूट दी गई। उन्हें पढ़ने लिखने और नौकरी आदि में आरक्षण दिए गए यानी छूट दी गई, ताकि वो भी समाज में सिर उठाकर जी सके, अपनी पसंद के अनुसार अपना काम चुन सके और अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक और सम्मान के साथ जी सके। अब आज़ादी के बाद धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ, लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आया। आज हर धर्म हर जाति का व्यक्ति अपनी मनपसंद की शिक्षा ग्रहण करके अपने काम अपने पेशे को चुनने के लिए स्वतंत्र है और वो अपनी रुचि के अनुसार यानी अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना कार्य क्षेत्र भी चुन रहा है। अब सरकार ने भी निम्न और पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए यानी विकास के लिए बहुत सारे जन कल्याणी योजनाएं चलाई हैं। महात्मा गांधी ने शूद्र जाति को हरिजन यानी भगवान के लोग नाम देकर संबोधित किया था। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जीवन भर गरीब, दलित और निम्न वर्ग के उत्थान के लिए यानी विकास के लिए अपने प्रयास किए। ये पाठ उन्हीं के विचारों पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद का समर्थन अलग अलग तर्कों के आधार पर करने वालों की कोई कमी नहीं है। जातिवाद के उन समर्थकों द्वारा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए यानी कि अपने काम में निपुणता के लिए श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा करना जरूरी है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसलिए जातिवाद में कोई बुराई नहीं है। लेकिन देखा जाए तो जाति प्रथा श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा के साथ साथ श्रमिक विभाजन यानी लोगों का बंटवारा भी करती है। समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन यह श्रम विभाजन जाति के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्ति की योग्यता, उसकी रुचि और उसके कार्यकुशलता और निपुणता के आधार पर होना चाहिए। अब भारतीय समाज की जाति प्रथा की यह विशेषता है कि ये काम के आधार पर श्रमिकों का विभाजन नहीं करती, बल्कि पहले से ही विभाजित वर्गों जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आधार पर काम का विभाजन करती है। जैसे ब्राह्मण का बेटा वेदों पुराणों का ही अध्ययन करेगा तो क्षत्रिय का बेटा रक्षा का कार्य ही करेगा, लोहार का बेटा लोहार का ही काम करेगा, भले उसमें उसकी रुचि हो या ना हो। अब इस तरह की व्यवस्था विश्व के किसी भी समाज में दिखाई नहीं देती है। अब भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लेते हैं तो यह स्वाभाविक और उचित नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि यानी इच्छा अनुसार के हिसाब से नहीं होती है। इसमें व्यक्ति जिस जाति या वर्ग में जन्म लेता है उसे उसी के अनुसार काम करना होता है, भले फिर वह उसकी रुचि का काम हो या ना हो। और ये सब कुछ उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के हिसाब से बच्चे के जन्म लेने से पहले या फिर गर्भ से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि उसका पेशा क्या होगा। यही जाति प्रथा का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू है। जबकि व्यक्ति को उसके रुचि के आधार पर, उसके इंटरेस्ट के आधार पर काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र सैनिक, वैज्ञानिक या इंजीनियर बनकर देश का सेवा करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी व्यक्ति को अपनी रुचि और क्षमता के हिसाब से अपना कार्य क्षेत्र चुनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। तभी देश को कार्यकुशल और क्षमतावान व्यक्ति मिल सकेंगे जो समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे।
भीमराव अंबेडकर जी यहाँ पर जाति प्रथा के दोष बताते हुए कहते हैं कि जाति प्रथा व्यक्ति के पेशे यानी कार्य क्षेत्र को पहले से ही निर्धारित तो करती ही है, साथ ही साथ ये मनुष्य को जीवन भर उसी पेशे में बंधे रहने को मजबूर करती है, भले ही वो व्यक्ति उस कार्य को करने में रुचि रखता हो या ना रखता हो, या फिर उस पेशे यानी उस काम की कमाई से उसका या उसके परिवार का भरण पोषण हो या ना हो। यहाँ तक कि उसके भूखे मरने की नौबत भी आ जाए तो भी वह अपना पेशा नहीं बदल सकता है। जबकि आधुनिक समय में कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में इंसान को अपना पेशा या कार्य क्षेत्र बदलने की जरूरत पड़ सकती है ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सके। लेकिन अगर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना कार्य क्षेत्र बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो उसके भूखे मरने की नौबत तो आएगी ही। अब हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, यानी जो उसके दादा परदादा करते ना आए हों, भले ही वो उसके कार्य को करने में कितना ही निपुण और पारंगत क्यों ना हो। इसलिए पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी बढ़ाने की अहम भूमिका निभाती है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा में कई दोष है, क्योंकि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं होता है। इसमें मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाएं, व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान, कोई महत्व नहीं होता है। हर जाति या वर्ग के लोगों को उनके लिए पहले से ही निर्धारित काम करने पड़ते हैं। कई लोगों को अपने पूर्व निर्धारित और पैतृक काम में कोई रुचि नहीं होती है, फिर भी उन्हें वो काम करने पड़ते हैं क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर वह काम उनके लिए पहले से ही निश्चित है। अब ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के खिलाफ किसी काम को करता है तो वो उस काम को पूरी लगन और मेहनत से करने के बजाय सिर्फ टाल मटोली करता है, किसी तरह से निपटा देता है। और जब व्यक्ति किसी काम को अधूरे मन से करेगा तो वो उस काम में कुशलता और निपुणता कैसे प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से इस बात से ये सिद्ध होता है कि व्यक्ति के आर्थिक पहलू के लिए यानी आर्थिक हालत के लिए भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि ये मनुष्य को स्वाभाविक रुचि के अनुसार काम करने की अनुमति नहीं देती है। अब बेमन से किए गए काम में व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। तो ये तो था पहला पार्ट जो कि था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा पार्ट भी है जिसका नाम है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो चलिए अब उसको भी देखते हैं। तो मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित है। और किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता तो होनी ही चाहिए कि समाज में समय के साथ कुछ परिवर्तन आसानी से किए जा सके और जनहित में लिए गए फैसलों का लाभ उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक के व्यक्ति को एक समान रूप से मिल सके, जिससे समाज के सभी लोग उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। समाज के लोगों के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस समाज में लोग एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं या उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं, वह समाज निश्चित रूप से उन्नति करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि समाज में भाईचारा दूध और पानी के समान होना चाहिए। जैसे पानी दूध में मिलकर दूध जैसा हो जाता है, फिर उसे दूध से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह से समाज में भाईचारा होना चाहिए। अब जिस समाज में कोई भेदभाव ना हो वहां सही अर्थों में लोकतंत्र है। लेखक कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ देश चलाने के लिए एक शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे का, अपने साथियों का सम्मान करें, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखे, जहां हर किसी को अपना व्यवसाय चुनने की आज़ादी हो, वही लोकतंत्र है। अब लेखक पूछते हैं कि जब कहीं आने जाने, अपने जीवन की सुरक्षा करने, अपने कार्य के लिए आवश्यक औजार और सामग्री रखने की स्वतंत्रता हमें मिल सकती है, तो फिर हमें अपने मनपसंद काम को चुनने की स्वतंत्रता क्यों नहीं मिल सकती। अब आगे जो लेखक है वो कहते हैं कि हालांकि कुछ जाति प्रथा के जो समर्थक है वो जीवन, शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को मान भी लेंगे, लेकिन अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसका सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि दासता यानी गुलामी में जकड़ कर रहना, यानी लोगों को गुलाम बनाए रखना। दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। जब कुछ लोगों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार, कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है, यह भी एक तरह का दासता ही होता है, गुलामी ही होती है। और जाति प्रथा में लोगों को अक्सर अपनी इच्छा के खिलाफ लोगों द्वारा बनाए हुए कानूनों को मानना ही पड़ता है।
क्योंकि जाति प्रथा में क्या होता है कि अगर समाज में कोई विपरीत परिस्थिति भी आ जाए तो भी व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं होती है। एक व्यक्ति को अपने जन्म से ही पूर्व निर्धारित कामों को अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर जीवन भर करना पड़ता है, चाहे वह उसके लिए सही हो या ना हो। लेखक कहते हैं कि इसी तरह समाज में समानता का अधिकार भी होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इसकी आलोचना करते हुए ये भी कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। उनका यह तर्क थोड़ा बहुत सही भी हो सकता है, क्योंकि सभी मनुष्य जो है वो तीन बातों पर समान नहीं होते हैं, यानी एक समान नहीं होते हैं। पहला कि शारीरिक यानी वंश परंपरा, यानी कि उसका शारीरिक रंग रूप आकृति, जन्म के आधार पर यानी कि वो किस धर्म या जाति में जन्म लेगा, ये सब उसके हाथ में नहीं होता है। दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार, यानी उसे अपने माता पिता से कितनी धन संपत्ति मिलेगी या अन्य चीजें मिलेंगी, ये उसके अपने हाथ में नहीं होता। और तीसरा, मनुष्य अपने प्रयत्न के अनुसार समान नहीं होता। कोई मनुष्य ज्यादा प्रयत्न करता है, कोई कम करता है। लेकिन इन तीन विशेषताओं के आधार पर समाज में उनके साथ असमान व्यवहार तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार का अधिकार व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं होता है। इसलिए इस आधार पर किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें मानव मात्र के प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए। समाज में सभी लोगों को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। असंभव होते हुए भी यही सत्य है, यही सही है। अब लेखक कहते हैं कि उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में, यानी किन लोगों के साथ उत्तम व्यवहार करना चाहिए, इस प्रतियोगिता में वो लोग निश्चित ही आगे निकल जाएंगे जिन्होंने अच्छे कुल में जन्म लिया, जिन्हें विरासत में अथाह धन संपत्ति, व्यवसाय और प्रतिष्ठा मिली है। अगर हम सिर्फ पूर्ण सुविधा संपन्नों के साथ उत्तम व्यवहार करें या उन्हें ही उत्तम व्यवहार का हकदार माने तो यह हमारा निर्णय पक्षपाती होगा। यह उनके पक्ष में, यानी कि जिनके पास सुविधा है, जो संपन्न है, उनके पक्ष में निर्णय देने जैसा होगा। इसलिए कभी भी शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि हमें समाज के सभी सदस्यों से अधिकतम योगदान प्राप्त करना है तो हमें सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे और सभी के साथ एक समान व्यवहार करना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता का विकास करने के लिए प्रोत्साहित भी करना होगा। क्योंकि किसी व्यक्ति का प्रयत्न कम हो सकता है, किसी का ज्यादा, लेकिन कम से कम हमें सभी को समान प्रयत्न करने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। अंबेडकर जी कहते हैं कि मानवता की दृष्टि से समाज को दो श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। व्यवहारिक सिद्धांत यही है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, जैसे राजनीतिज्ञ सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। अब राजनेता इसी धारणा को लेकर चलते हैं कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, तभी उसकी राजनीति फलती फूलती है। हालांकि समानता एक काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीति में जो लोग हैं उनको सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यही मार्ग अपनाना पड़ता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। सो दैट्स ऑल, ये था हमारा चैप्टर। इसमें दोनों पार्ट कवर है। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो जाते जाते बस इतना ही बोलूंगी कि वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।